हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया AMU और BHU 2021 UG एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पर एक और वीडियो आ चुकी है, वो पार्ट 1 था, और ये जो वीडियो आने वाली है वो पार्ट 2 है। सेकेंड पार्ट है ये पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया AMU और BHU पर। ओके, हम लोग इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और किन चीज़ों की तैयारी करवाते हैं वो हम एक बार क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर असद सर हैं, वो ये सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, BBA, BCom, इकोनॉमिक्स। ये असद सर इसका कोर्स करवा रहे हैं, और मैं जो करवा रही हूँ वो है BA और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, ये मैं करवा रही हूँ। दोस्तों, हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो हमारा ज़्यादातर फोकस है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वालों पर। जो भी क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, उस पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। हम लोग उतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग एंट्रेंस लेवल पर यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लो। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे दी कंपनी रूल 1773 से 1857 तक, जितने भी इस बीच में जितने भी एक्ट्स आए हैं, चार्टर एक्ट्स, वो सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आफ्टर 1857। ओके, साइमन कमीशन को देखेंगे, क्रिप्स मिशन है, और है दी माउंटबैटन प्लान इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है दी कंपनी रूल 1773 टू 1857। ये डेट आपको याद रखने हैं, ये ईयर आपको याद रखने हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में कब आई थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार चार्टर इंडिया आई थी। अब चार्टर मीन्स क्या होता है तो मैं क्लियर कर दूं। चार्टर मीन्स वो होता है जो एक्सक्लूसिव राइट देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, और उस वक्त की जो क्वीन थी उसने इसको परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आकर के ट्रेड करने के लिए। उसके बाद फिर जो हुआ था 1764 में बक्सर वार हुआ था, और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, दीवानी राइट्स मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ओके, फर्स्ट है दी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमेटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ओके, उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। The governor of Bengal was nominated as Governor General for all the 3 presidencies of Calcutta, Bombay and Madras। जो बंगाल के गवर्नर थे उसे एक हाई पोस्ट दिया गया था गवर्नर जनरल का, और 3 प्रेसिडेंसीज का दिया गया था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का। ये बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट होता है गवर्नर जनरल, तो सारे पोस्ट उसको दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद है ए सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। और ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था 1774 में। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये किन के नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था विलियम पिट्स के नाम पर। इट वॉज स्टार्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू ब्रिंग अबाउट बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट को पास किया गया था 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए खासकर। ओके, इसमें 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वॉज सेट अप। ऑल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर गिवन टू दिस बोर्ड। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो इस 6 मेंबर के बोर्ड को दिया गया था। ठीक है गाइस, हम लोगों को ना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो में, आप लोग इसको नोट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एज पर इंडियन रुपीज़। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, ये इंपॉर्टेंट है। और द क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर गिवन परमिशन टू स्प्रेड द रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। A single budget for the country was prepared by the Governor General. Okay,
For the first time, the Governor General's government was known as the Government of India and his council as the Indian Council. Next point है Charter Act of 1853. A separate governor of Bengal was to be appointed. Recruitment of the company's employees was to be done through competitive exams. और उस वक्त जो भी बहालियाँ निकलती थी वो सभी को एग्ज़ाम देना पड़ता था ताकि तब जा कर के उनकी नौकरी लगती थी. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना पड़ता था. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम किसने शुरू की थी. ओके, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स किसने शुरू की थी और इसके फादर कौन कहलाते हैं. तो ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था. ठीक है ना. एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस. ओके, आगे बढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आफ्टर 1857. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. दिस एक्ट वाज पास टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी. ये एक्ट पास किया गया था 2 अगस्त 1858 को. ये डेट याद रखिएगा आप लोग. द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन. जो भी कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को. ओके, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के उसको टाइटल दिया गया था वाइसरॉय का. और इसको कंप्लीट ऑथोरिटी थी इंडिया स्टेट पर इसे असिस्ट करने के लिए. 15 मेंबर का काउंसिल था और उसमें सारे इंडियंस थे. ऑल आर इंडियंस. ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन पहले वाइसरॉय थे इंडिया के. तो लॉर्ड कैनिंग थे. नाम आपको याद रखना है. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. इसमें ये पॉइंट मेन है. सर सैयद अहमद खान एडवाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक इंडियंस नेशनल्स इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ पूछा जा सकता है सर सैयद अहमद खान के बारे में. उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था द काउज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसमें वो बताते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक फेलियर रही थी कि वो इंडियंस को गवर्नमेंट पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया था. इसलिए इंडियंस की किसी सरकारी पॉलिसीज़ पर राय नहीं होने पर रिवोल्ट हुआ था. ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. इन्होंने एक ये पैम्पलेट लिखा था. ठीक है ना, द काउज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. इसका डेट आप याद रखिएगा. नेक्स्ट है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ली एंड द वाइसराय लॉर्ड मिंटो. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन. ये इंपॉर्टेंट है. साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927 हेडेड बाय सर जॉन साइमन. इनके नाम पर रखा गया था साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नाम पर. देयर ड्यूटी वाज टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. एक और चीज़ आप लोग याद रखिए. साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. ओके, इट वॉज बॉयकॉटेड बाय बोथ कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग. इसे बॉयकॉट किया गया था. इसे बॉयकॉट करने का रीज़न ये था कि उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए उसे बॉयकॉट किया था. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था. तो ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये लगाया था यूसुफ मेहरअली. ठीक है, यूसुफ मेहरअली ने ये नारा लगाया था साइमन गो बैक और क्विट इंडिया. ठीक है, साइमन कमीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन वाज द साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड. ओके, ये पब्लिश कब हुआ था. ये हुआ था 1930 में. ठीक है ना, 1930 में. नेक्स्ट देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. गाइज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है. 1935 एक्ट वाज अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर. अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1937. इसे पास किया गया था 1935 में और ये इफेक्ट में आया था 1937 में. आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कम इनटू फोर्स. तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1937. ठीक है, डेट ये है 1 अप्रैल 1937. नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942. इट वॉज नेम्ड आफ्टर
स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया था। इट्स एम वॉज टू गेन इंडियन सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन प्लान। द एम ऑफ दिस मिशन वॉज टू हेल्प इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस एंड सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है द मिशन रिजेक्टेड सेपरेट स्टेट फ्रॉम द मुस्लिम। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे ये और ये हो गया। नेक्स्ट, इट वॉज सेंड बाय द एटली गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इनका फुल नाम था क्लेमेंट एटली। ओके, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है द माउंटबैटन प्लान, Indian Independence Act 1947. Provision of the plan was to divide British India into India and Pakistan. उसका ये प्लान था to divide British India into India and Pakistan. Next point है the 3rd June 1947. Plan was also known as the Mountbatten Plan. कुछ points इसमें important है। This plan came into effect by the Indian Independence Act 1947. Next है Lord Mountbatten was appointed the first Governor General of Independent India. ये मैंने पहले भी बताया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड माउंटबैटन वॉज द लास्ट इंडियाज वाइसरॉय, ये आपको याद रखना। लॉर्ड माउंटबैटन वॉज द लास्ट इंडियाज वाइसरॉय। गाइस, इस वीडियोस में मैंने उतना ही कवर किया है जो कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स वो सभी मैंने इसमें दिए हैं। आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा। डेट और नेम वगैरह आप लोग ज़रूर याद करिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अभी मैंने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट वगैरह के बारे में। ओके, जितने भी एक्ट हुए हैं 1773 से लेकर के 1947 तक, वो एक्ट को लेकर के हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा देखा है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछिएगा। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।